Hello and welcome, students. I'm back with another very interesting topic, which is written representations in audit. But before starting the video, I'd like my viewers to please like this video and please do subscribe this channel. Thank you. Okay, so let's start. आज का टॉपिक हमारा है written representations. रिटन रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 580 है. अच्छा, अब ये रिटन रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? अ रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस. रिटन रिप्रेजेंटेशंस बेसिकली हम मैनेजमेंट से लेते हैं. जब हमने कोई भी इशू या कोई भी ऐसी चीज़ जब हमने मैनेजमेंट से कंफर्म करनी हो तो हम मैनेजमेंट से कंफर्म करते हैं. अब मैनेजमेंट से कंफर्म जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम ऑरल पे हम नहीं जाएंगे. हम उससे एक रिटन स्टेटमेंट लेंगे ताकि हमारे पास बाद में प्रूफ रहे कि ये बात हमें मैनेजमेंट ने बताई है, मैनेजमेंट ने इस चीज़ की कंफर्मेशन की है. तो इसलिए हम उसको रिटन स्टेटमेंट में मैनेजमेंट से एक स्टेटमेंट ले लेंगे रिटन फॉर्म में. ठीक है. अब क्यों लेंगे? ताकि वो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो हमने कंफर्म कराने होते हैं, या फिर हम जो एविडेंसेस गैदर कर रहे होते हैं किसी भी इशू के लिए, जो हम एविडेंसेस गैदर कर रहे होते हैं उन एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए हम ये रिटन स्टेटमेंट लेते हैं मैनेजमेंट से, जिसको हम रिटन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. अच्छा, बट इंडिविजुअली अगर एक अकेली रिटन स्टेटमेंट हो या रिटन रिप्रेजेंटेशन हो मैनेजमेंट के थ्रू, वो हमारे लिए इतनी रिलायबल सोर्स नहीं होता एविडेंस का. क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही ऑडिट करना है, और जब हम किसी चीज़ का उन्हीं से ही कंफर्मेशन लेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे और अपनी गलती कभी भी नहीं बताएंगे और हमेशा अपने फेवर में ही स्टेटमेंट देंगे. ठीक है, कि जो काम उन्होंने किया है या जो एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया है बस वही था और कुछ नहीं था. ठीक है. बट कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास और कहीं से एविडेंस नहीं आ सकता. ठीक है. कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पर हमें सोलली सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पर रिलाई करना पड़ता है, तो फिर हम उससे रिटन स्टेटमेंट भी ले सकते हैं. ठीक है. एक और मसला कि कुछ चीज़ें हमने कंफर्म करनी है जो सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता है, जैसे मैंने पहले बताया है. जैसे कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है जो उसने चूज़ की है या इस तरह से, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए भी. एंड अगर कोई मैटर, कोई इशू ऐसा है जिसके हमने 2 एविडेंसेस और भी गैदर किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन या एक रिटन स्टेटमेंट मैनेजमेंट से भी ले लेंगे. तो वो तीनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाएगा हमारे उस स्पेसिफिक इशू के लिए. ओके. अब हम ये देखेंगे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन या जो रिटन स्टेटमेंट होती है जो हम मैनेजमेंट से लेते हैं उसका पर्पस क्या होता है. सबसे पहला उसका पर्पस ये होता है कि आप मैनेजमेंट से ये रिटन स्टेटमेंट ले लेते हैं कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने फुलफ़िल कर दी है. अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, तैयार करना और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना. तो आप उससे ये रिटन रिप्रेजेंटेशन या रिटन स्टेटमेंट आप ले लेते हैं कि मैनेजमेंट ने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर दी है. नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट ऑडिट एविडेंस. अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि कोई एविडेंस ऐसा है जिसके ऑलरेडी 2 एविडेंसेस या 3 और हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो साथ उसको सपोर्ट करने के लिए हम मैनेजमेंट से रिटन स्टेटमेंट भी ले लेते हैं और देखते हैं कि वो सब आपस में कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही. ठीक है. उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि मैनेजमेंट ये रिटन स्टेटमेंट में लिख के देती है कि एक स्पेसिफिक इशू के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पता थी या मैनेजमेंट के पास थी वो पूरी की पूरी वो ऑडिटर को प्रोवाइड कर चुकी है. ठीक है.
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं पूरा साल या जितने भी इवेंट्स अकर हुए हैं कंपनी में, वो तमाम के तमाम परफेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि अब जैसे मैंने कहा था कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि जिसका जो एविडेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप मैनेजमेंट से ही ले सकते हो और कहीं से नहीं आ सकता। तो इसमें हमारे पास वो एग्जांपल आ जाती है कि जैसे अगर मैनेजमेंट ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है तो वो क्यों की है, इसका आंसर सिर्फ मैनेजमेंट के पास है। कोई और ऑल्टरनेट पॉलिसी क्यों नहीं इस्तेमाल हुई या कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया गया, तो इन चीज़ों का आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पास है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हम उनसे रिटर्न स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्लोजर्स में हमारे पास आ जाता है कि जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सब्सीक्वेंट इवेंट्स हैं या जो भी हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज हुए हुए हैं और अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स डिस्क्लोज हुए हुए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डायरेक्टर्स कम्युनिकेशन, कि डायरेक्टर की नॉलेज में जितनी भी डेफिशिएंसीज थी अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो सब की सब उसने ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दी हैं, ताकि अब जो ऑडिटर है वो ऑडिट उन डेफिशिएंसीज़ को अपने जहन में रखते हुए ऑडिट करे और अपनी जो प्रोफेशनल जजमेंट है और स्केप्टिसिज्म है वो उसका पूरा इस्तेमाल करे उसके लिए। ओके, अब ये तो पता चल गया कि व्हाट इज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन, उसका पर्पस क्या है, बट इसका एक प्रॉपर तरीका क्या है, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने का एक प्रॉपर तरीका क्या है, एक प्रोसेस क्या है। तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि जो ऑडिटर है वो किसी भी स्पेसिफिक इशू के लिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उसको रिटन स्टेटमेंट दें या रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें। अब उसका तरीकाकार ये होता है कि ये एक बेसिकली एक लेटर की फॉर्म में होती है, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होती है ये एक लेटर की फॉर्म में होती है। तो इसके ऊपर जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड मीन जो कंपनी का नेम होता है वो हमेशा क्लाइंट का नेम होता है, जो कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसका नेम आता है, उसके लेटर हेड के ऊपर वो आप रिटन रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट है वो लिखती है। अच्छा, अब जो रिटन रिप्रेजेंटेशन की मेन बॉडी होती है, मतलब जो उसके ऊपर जो लाइंस लिखी गई होती हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी गई होती हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली यही देखा गया है कि ऑडिटर्स लिख के देते हैं उनको, ठीक है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट उनको अच्छे से पढ़ती है और उसके साथ एग्री करती है, ठीक है। और फिर लास्ट में वो जो क्लाइंट है यानी कि जो कंपनी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो सिग्नेचर करती है। अब आई विल रिपीट दिस कि जो लेटर हेड होगा वो भी क्लाइंट का होगा, नीचे जो सिग्नेचर होंगे वो भी क्लाइंट के होंगे। क्लाइंट मतलब वो कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा, जो बीच में स्टेटमेंट्स होंगी वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि ऑडिटर ही बताते हैं या लिख के देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये लेटर एड्रेस किसको कर रहा है, यानी किसके लिए लिखा जा रहा है, तो ये एड्रेस जो हम एड्रेस जिसको कर रहे हैं वो हमारा ऑडिटर होगा, यानी कि हमारा प्रैक्टिशनर होगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, हमने जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो हमें मिल चुकी है, बट अब हम उसकी रिलायबिलिटी को किस तरह से जज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, उसकी एथिकल वैल्यूज़, उसका इन्वायरमेंट, कंपनी का कल्चर, वो हम जज करेंगे, वो हम असेस करेंगे। ये ज़्यादातर ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो हम इस्तेमाल करते हुए हम कंपनी की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, उसकी कल्चर, उसकी एथिकल वैल्यूज़, ये चीज़ें हम जज करेंगे, जो हमें हेल्प करेगी रिटन रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी को मेजर करने में। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे अभी हमने उसके पर्पस में बताया कि ज़्यादातर हम रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेते हैं अदर एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब जो हमने ऑलरेडी दूसरे एविडेंसेस गैदर किए हुए हैं, क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन उसके साथ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए भी हम रिटन रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं।
ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट्स से अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी से ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मेनली यही देखा गया है कि जो ऑडिटर है वो ये कंसिडर करता है कि ये इंगेजमेंट आगे लेके जानी चाहिए या नहीं लेके जानी चाहिए। अब आप देखें क्यों ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसने दी है, मैनेजमेंट ने दी है। अगर ये यही चीज़ ही उसमें वो फ्रॉड करते हैं, उसमें वो गलत स्टेटमेंट देते हैं, वो इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, तो इससे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का पता चलता है, ऑनेस्टी का पता चलता है कि दे आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, उन्होंने ऑनेस्टी से या इंटेग्रिटी से फाइनेंशियल, ज़ाहिर बात है जब उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है, जो स्टेटमेंट है वो इंटेग्रिटी के साथ नहीं बनाई, ऑनेस्टी के साथ नहीं बनाई, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फिर ऑनेस्टी से या इंटेग्रिटी के साथ नहीं बनाई गई होंगी। इसके अंदर फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि वेदर इट शुड बी कंटिन्यूड और नॉट, ये इंगेजमेंट जो है ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑडिटर इसमें विड्रॉ भी कर सकता है, एंड इन केस वो विड्रॉ नहीं, अच्छा अगर वो विड्रॉ करेगा तो वो अपनी लेटर ऑफ सर्कमस्टांसेस भी देगा। अच्छा, इन केस अगर वो विड्रॉ नहीं करता, तो अगर वो नहीं करता तो फिर एंड में जो वो रिपोर्ट साइन करेगा तो वो रिपोर्ट जो है वो अकॉर्डिंगली बनाएगा। फिर उसकी रिपोर्ट पे उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। वो जो रिपोर्ट है वो मॉडिफाई भी दे सकता है, फिर अनमॉडिफाइड भी दे सकता है, उसके अंदर वो फिर उस हिसाब से अपनी चीज़ें डाल सकता है। अच्छा, अगर रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं अदर एविडेंसेस के साथ, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फिर वो क्या करेगा, वो विड्रॉ भी कर सकता है या फिर वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इज़, अगर मैं, अच्छा लेट्स से मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही देने से इनकार कर दिया कि हम देते ही नहीं है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। पहले जो हमने डिस्कस किया है वो ये किया है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसने दी है, स्टेटमेंट उसने दी है, बट वो इनकंसिस्टेंट है, वो ठीक नहीं है। बट अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा। ठीक है, एक ऑडिटर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। ओके, सबसे पहली उसकी जो फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, जो उसने एक्शन करना है, वो ये करना है कि वो सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के साथ या डायरेक्टर्स के साथ वो डिस्कस करे, मैटर डिस्कस करे कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, अगर तो मैनेजमेंट उस ऑडिटर को सेटिस्फाई कर सकती है तब तो ठीक है, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो फिर ऑडिटर का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो री इवेल्युएट करे कंपनी की, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को, उसकी वैल्यूज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को। ठीक है, वो जितने भी और एविडेंसेस उसने गैदर किए हैं उनको भी वो दोबारा से री इवेल्युएट करे। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होगा कि वो जो अपनी ऑडिटर की अपनी जो वो रिपोर्ट देगा फिर वो अकॉर्डिंगली देगा। ठीक है, और ज़्यादातर यही देखा गया है कि जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिलती और जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी मटेरियल होता है, तो फिर ज़्यादातर जो ऑडिटर्स हैं वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हमारे पास, हम ऑडिटर्स जो हैं वो हमेशा तब ही देते हैं जब उनके पास सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर नहीं हो पाता। अब ज़ाहिरी बात है, जो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन थी, जो स्टेटमेंट थी, वो भी एविडेंस था। ठीक है, और वो एविडेंस उनको नहीं मिल पाया, इसका मतलब है कि वो सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर नहीं कर पाए, इस वजह से वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं।